नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपनी 12वीं की बायोलॉजी की वीडियो में मिल रहे हैं और आपको पता है चैप्टर संख्या 9 चल रहा था और मैं आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता रहा था। और प्रकाश संश्लेषण के बारे में आज मैं आपको प्रकाशिक अभिक्रिया यानी हिल अभिक्रिया के बारे में बताने वाला था। मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था। प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये प्रकाशिक व अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में विभाजित होता है। यानी कहीं तो अप्रकाशिक यानी बिना प्रकाश के भी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और कहीं पर प्रकाश की मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। इसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि वर्णकों के बारे में बताया था। मैंने आपको हरित लवक की संरचना बताई थी। स्ट्रोमा और ग्रेना के बारे में भी मैंने आपको इस पार्ट में मैंने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे इस बार में जो मेन टॉपिक इसका आ रहा है 2 नंबर का ये टॉपिक बनता है, कई बार पेपरों में आया हुआ भी है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया, हिल अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसके क्या है कि 5 चरण है। कितने चरण है इसके? 5 चरण है। उसके बाद हिल अभिक्रिया पूरी हो जाएगी यानी प्रकाशिक अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश अवशोषण से पर्णहरित का उत्तेजित होना। जैसे ही प्रकाश का अवशोषण होगा यानी जब जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, जब उनका जो हरित लवक होता है उनके हरित लवक में जब प्रकाश प्रवेश करता है, जब उनकी द्वार कोशिकाएं खुल जाती हैं तो उनकी द्वार कोशिका में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका जो पर्णहरित होता है, ठीक है ना, जो उनके थाइलेकोइड होते हैं उनके उसके अंदर जो पर्णहरित पाए जाते हैं, पर्णहरित यानी जो संरचना होती है उसका वो क्या है, उत्तेजित हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं कि अब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर वो एक्टिव नहीं होते हैं तो वो यानी तैयार नहीं है उस क्रिया के लिए। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। देखो आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंगों से भाई प्रकाश जो है वो एक तरंगीय माध्यम से गति करता है। किस प्रकार से गति करता है? एक तरंगीय माध्यम से गति करता है। इसमें अपनी बुक में लिखा हुआ है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंगों से पर्णहरित ऊर्जा अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अब जैसे ही ये जो पर्णहरित है ये उत्तेजित हो जाएगा ना, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, बाहर की ओर लीक हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसके बाद क्या है कि यानी इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि पर्णहरित प्लस फोटोन। अब आप सोच रहे हैं फोटोन आपने सुना होगा कि प्रकाश की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश की इकाई को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और क्या निकलेगा इसमें से? इलेक्ट्रॉन रिलीफ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाएगा? रिलीफ हो जाएगा। पहले तो यहां पर लिखेंगे पर्णहरित क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। पर्णहरित उत्तेजित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा बाहर की तरफ। यानी यहां से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो प्रारंभ हो चुकी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो कैसी हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जल का प्रकाशिक अपघटन। जो पेड़ों के पास जल है, H2O है, उसका प्रकाशिक अपघटन यानी प्रकाश क्या करेगा, उसको भी तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? जल को भी विखंडित करेगा। ठीक है, O2 के निकास से, इसमें O2 का क्या हो जाएगा, निकास हो जाएगा। प्रकाश के जल अपघटन से ऑक्सीजन का निकास। इसमें क्या होता है कि O2 के निकास से श्वसन क्रिया पूरी होती है। जैसे ही पेड़ों से ऑक्सीजन निकल जाता है, पेड़ों से जैसे ही ऑक्सीजन निकल जाएगा, और ऑक्सीजन निकलने का मतलब है जैसे कि हमने तो ऑक्सीजन ग्रहण की है और पेड़ों ने जैसे ही ऑक्सीजन को रिलीव किया है, तो रिलीव करने के बाद क्या होगा, उसका जो श्वसन है वो पूरा हो जाएगा। इसमें क्या होता है, देखो H2O है, ठीक है, 2H2O है, और मैग्नीज और क्लोरीन की उपस्थिति में यानी क्लोरीन की उपस्थिति में क्या होता है, हाइड्रोजन के 4 अणु, देखो हाइड्रोजन के 4 अणु है ना, और ऑक्सीजन का अणु, और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इसमें से निकल जाते हैं। और इस प्रकार से यानी पहली जो मैंने आपको क्रिया बताई थी उसी का ही दूसरी क्रिया है जो उसी का ही रूप है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसमें
इसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि NADPH प्लस H का निर्माण, NADPH का निर्माण इसमें होता है। अब देखिए इसमें ये निर्माण कैसे होता है, ये निर्माण इस प्रकार से होता है कि जो थाइलेकोइड की स्ट्रोमा पे जो थाइलेकोइड जो पाए जाते थे, जो आपको ध्यान होगा हरित लवक के अंदर थाइलेकोइड नाम की एक संरचना पाई जाती है। जब मैंने आपको बोला था कि सिक्कों जैसी संरचना होती है, एक दूसरे के ऊपर जैसे ईंटों को चट्टे के रूप में जमाए हुए रहते हैं ना, उसी प्रकार से इसको भी जमाए हुए रहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इस क्रिया में देखिए आप क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि थाइलेकोइड की स्ट्रोमा पे ये निर्मित होता है, जल के प्रकाशिक अपघटन से ये मुक्त होती है। सारा का सारा प्रकाश के कारण ही हो रहा है, इसीलिए तो प्रकाश संश्लेषण कह रहे हैं। देखो इसमें प्रकाश से पर्णरित उत्तेजित हुआ, प्रकाश के कारण ही जल का अणु टूटा, और इसमें प्रकाश के कारण ही ये NADPH2 का निर्माण होगा, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है कि थाइलेकोइड की स्ट्रोमा पर यह निर्मित होता है और जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त होने वाली H प्लस NADP प्लस H इन दोनों का निर्माण करती है। यानी अगर प्रकाश नहीं होता तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ते हैं, और ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इस प्रकार की एक संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। प्रकाश जो होता है इनको जोड़ने का काम करता है। पहले ये जो संरचना थी वो इस प्रकार से थी, इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ने का काम कौन करता है, प्रकाश करता है। और ये जो हाइड्रोजन है वो कहां से निकले हुए हैं, यहां से निकले हुए इस वाली क्रिया से, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रकाशिक फास्फोरीकरण, उसके बाद बात करते हैं प्रकाशिक फास्फोरीकरण। प्रकाश ऊर्जा से उत्तेजित, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रकाश ऊर्जा से उत्तेजित पर्णरहित के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अलग अलग ग्राहियों से गुजरकर ATP का संश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, ATP का संश्लेषण करते हैं। प्रकाश ऊर्जा थी, शुरुआत की जो थी, इससे पर्णरहित उत्तेजित हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकलने से NADPH2 का निर्माण हुआ है, और NADPH2 ही तो ये होता है, इससे ATP का संश्लेषण हो जाता है, ठीक है ना। ATP का संश्लेषण इसमें हो जाता है। यही प्रकाश फास्फोरीकरण की अभिक्रिया होती है। बाई चांस पेपर में आपसे पूछा जाए प्रकाश फास्फोरीकरण की परिभाषा लिखिए, तो आप लिखेंगे जब प्रकाश ऊर्जा से पर्णरहित उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग ग्राहियों से गुजरते हुए ATP का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, फास्फोरीकरण की परिभाषा क्या बनेगी कि प्रकाश ऊर्जा से उत्तेजित, क्या बनेगा, प्रकाश ऊर्जा से उत्तेजित पर्णरहित के इलेक्ट्रॉन अलग अलग ग्राहियों से गुजरते हैं, और ये अलग अलग ग्राहियों से जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं ये किसका निर्माण कर रहे हैं, ATP का निर्माण कर रहे हैं, इसका निर्माण ये कर रहे हैं। आगे देखिए 5वां जो कंडीशन आती है वो आती है लाल पतन या इमर्सन प्रभाव। लाल प्रकाश आपको पता है, लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है, और लाल प्रकाश की जब तरंग दैर्घ्य अधिक होती है तो इस प्रकार के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो घट जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, लाल पतन कहते हैं। यानी लाल प्रकाश के आने से प्रकाश संश्लेषण का क्या हो गया, पतन हो गया है। इसे इमर्सन नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसे इमर्सन प्रभाव भी कहते हैं। 680 नैनोमीटर से nm से उच्च तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। इसे 2 वर्णक तंत्र का प्रभाव भी कहते हैं। 2 वर्णक तंत्र का प्रभाव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 वर्णकों की आवश्यकता होती है, एक तो उच्च तरंग दैर्घ्य वाले की और एक निम्न तरंग दैर्घ्य वाले की इसमें आवश्यकता होती है, जिसे PS फर्स्ट या PS सेकंड भी कहते हैं। PS फर्स्ट और सेकंड का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण तंत्र का प्रथम और द्वितीय भाग, यानी प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र द्वितीय इनको कहा जाता है, ठीक है ना। प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र द्वितीय इनको कहा जाता है। ये प्रकाश तंत्र में 300 से जो निम्न प्रकार के होते हैं उनमें, और उच्च प्रकार के जो होते हैं ये तो प्रकाश संश्लेषण की दर को घटा देते हैं, ये तो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर को घटा देते हैं। निम्न तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश विकिरणों का प्रयोग करने पर दोनों तरंग दैर्घ्य में प्राप्त अलग अलग दरों से के योग से भी अधिक है। इसे इमर्शन वृद्धिकरण प्रभाव भी कहते हैं। यानी दोनों प्रकाश का जब यूज करेंगे तो उसमें क्या होगी, तरंग दैर्घ्य की यानी जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए इसे यानी प्रकाश 2 वर्णक तंत्र का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे इमर्सन प्रभाव भी कहते हैं।
इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कम से कम 2 वर्णक समूह पाए जाते हैं, एक तो उच्च तरंग दैर्ध्य वाला और एक निम्न तरंग दैर्ध्य वाला। भाई उच्च तरंग दैर्ध्य वाला जो है प्रकाश संश्लेषण की दर को घटाता है और निम्न तरंग दैर्ध्य वाला एक तरह से उसको बैलेंस में लाता है, अगर हम इसको तरीके से थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से कहें तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे मैं आपको प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। आप इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहें, वीडियो को पूरा देखें। फिर भी आपको लगता है कि अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं ताकि आपको और अच्छा बेहतर बता पाऊं। धन्यवाद।